देखिए, मैंने टी और कॉफी तक तो आप लोग को समझाया था, मुंह बंद कर लीजिएगा, दोबारा नहीं बोलूंगा मैं ये बात। इस चैप्टर में ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि कौन सा क्रॉप कैसे है, किस तरह से। डिफिकल्ट आपको ये लगेगा कि जो कॉन्सेप्ट इसके बाद है, जैसे एग्रीकल्चर में किस तरह से पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, और भी तरह की जो चीजें आगे आएंगी। गवर्नमेंट की, जैसे कि आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पता, हरित क्रांति वो होगी। इन सब तरह की चीजों के बारे में ही ज्यादा क्वेश्चन है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे कि कहाँ प्रोडक्शन ज्यादा होता है, कितने टेम्परेचर पे होता है, वो तो हम कर लेते हैं। लेकिन जब कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है, जिसमें कि आपको वो चीजें समझ में आनी चाहिए, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ध्यान दीजिए, आज वही हम लोग कर रहे हैं, यही बाकी एपीएस। हाँ, देखिए, अब अगर एक नया कॉन्सेप्ट है सेरीकल्चर। पता है आप लोग को सेरीकल्चर क्या होता है? देखिए, इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। मतलब कि एक सेकेंड, सेरीकल्चर का, अरे यार गर्मी क्यों लग रही है। सेरीकल्चर का मतलब बेटा ये हो गया, जो रेशम कीट का पालन, सिल्क वॉर्म का जो रेयरिंग की जाती है, उसको कहते हैं। सिल्क जो बनता है, आपको पता है कि रेशम के कीड़े से बनता है, वो कोकून बनाता है, उससे रेशम बनता है। तो भाई उस कीड़े को पालना भी तो जरूरी है ना, कि वो कीड़े ही नहीं रहेंगे तो कहां से होगा। तो रेशम के कीड़ों को, यानी सिल्क वॉर्म को सिल्क के लिए पालना, या रेयरिंग करना ही सेरीकल्चर कहा जाता है। याद रखिएगा इस चीज को, ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा तो आएगा, पक्का 1 नंबर में आएगा। सेरीकल्चर क्या है? तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। मिला उसको एक्टिविटी के नीचे सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। यहाँ लाओ, बुक लाओ। अरे रेसे वाली लाओ ना, ये कैसे पता चलेगा तुम्हें? पेन से कर लो, कोई दिक्कत। रेशम उत्पादन कहलाता है। पकड़ो, ठीक है। कॉटन के बारे में हमने बता ही रखा था, कॉटन में क्या क्या जरूरी है, किस तरह से खेती होती है और क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना, इसको व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। कॉटन को, कॉटन को व्हाइट गोल्ड या श्वेत स्वर्ण भी कहा जाता है। बहुत कीमती होता है, इतना सस्ता भी नहीं होता कॉटन, आपको मैं बता दूं। आपको ही लगता है ना। अब कॉटन, जैसे मैं आपको गेहूं और चावल की फसल से अगर तुलना करें, या अदर क्रॉप से, तो कॉटन का एक अच्छा खासा वैल्यू होता है। बात समझ रहे हैं? जो कॉटन किसान उगाएंगे अपने खेतों में, तो उनको अच्छा खासा उसका कीमत मिलता है, अच्छी फसल हो गई तो उससे पैसे अच्छे खासे उनके पास आ जाते हैं। तो कॉटन भी आप एक तरह से कह सकते हैं कि कमर्शियल क्रॉप है। समझ रहे हैं? कौन सा बंडल? अरे यार तुम सब लोग बात क्यों बात, अच्छा एक बता रहे हैं, 1 मिनट आप लोग चुप रहिए। एक बार गुड़िया ने पूछा, बता दो, हाँ फिर से बोलो। हाँ ठीक है यार, तो 6 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए क्या है, आप जब कॉटन आपने देखा नहीं होगा, हम लोग जब छोटे थे ना, तो कॉटन ऐसी तरह बेचने, जैसे फसल हो जाएगी ना, तो वो गलियों में बेचने आते थे। उसके अंदर बीज होता है, एकदम छोटे छोटे से बीज, तो उसी बीज से कॉटन का प्लांट उगता है। इतने बड़े बड़े प्लांट होते हैं, और उसके अंदर बॉल्स जैसा बन जाता है, गोले टाइप का, फूल टाइप का, मतलब फल टाइप का। हम बीज से तो क्या जी, मैं आपको बता रहा हूँ पहले। यार अब जिसका पैसा दे तो सुन तो लो यार मेरी, पहले तुम लोग, मैं क्लियर कर रहा हूँ। फिर हर बार भी 1 सेकंड आदमी बोल देगा तो मैं क्या बोलूंगा आपको। कॉटन का प्लांट देखिए एक्चुअली क्या होता है, महाराष्ट्र और गुजरात में ऐसे इलाकों में होता है जहां बारिश बिल्कुल नामात्र की होती है।
पहली बात तो ये, बारिश तो होती ही नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। जो ब्लैक सॉइल में कॉटन की फसल होती है, काली मिट्टी में, उसकी खासियत क्या होता है ना कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। अगर एक बार आपने पानी दे दिया ना, तो बहुत ज्यादा लंबे समय तक पानी वहां पे मिट्टी में नमी बनी रहती है, ठीक है। और जैसे ही ये फल पूरे तैयार हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो ये फट जाते हैं और बाहर से कॉटन व्हाइट कलर की दिखने लगेगी। तो इस सारे के सारे फलों को तोड़ लिया जाता है, फिर अलग अलग प्रोसेस होता है जिससे कि रुई को निकाला जाता है। गिनिंग, स्पिनिंग, अलग अलग तरीके होते हैं, जिससे कि क्या होता है, इनके अंदर से बीज, एक कांटे वाला होता है ना, आपने देखा होगा, अरे कंघी टाइप का, जो आयरन कॉम्ब जिसको कहते हैं, उसको इसमें फेरा जाता है, जिससे क्या होता है, रुई से सारे के बीज अलग हो जाते हैं, रुई अलग हो जाती है, और फिर उसको बंडल पैक करना तो अलग बात हो, तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब इतने बड़े बड़े टुकड़ों में, एक एक फल में जितना भी आ सकता है रुई कॉटन, उतना ही होगा, और सबको अरेंज करके फिर एक बंडल बना दिया। देखिएगा, कॉटन बीज से ही उगता है, बीज बोए जाते हैं, जैसे गेहूं के बीज बोए जाते हैं ना, उसी तरह। हाँ, रेशम एक्चुअली क्या, गुजरात और महाराष्ट्र, याद रखिएगा, मालवा प्लेटो, गुजरात और महाराष्ट्र में मालवा प्लेटो है। और मैं आपको ये बता दूं, मालवा प्लेटो मतलब एक प्लेटो है जो दोनों स्टेट में फैला हुआ है, तीनों स्टेट में, मध्य प्रदेश में भी। मध्य प्रदेश का साउथ हिस्सा, पूरा का पूरा गुजरात मान लो, गुजरात का मतलब कि ईस्ट और साउथ का हिस्सा, और क्या नाम है आपका, महाराष्ट्र का नॉर्थ का इलाका पूरा, ये पूरा का पूरा इलाका मालवा प्लेटो कहा जाता है, जहाँ की बहुत अधिक कॉटन उगता है। गुजरात और महाराष्ट्र याद रखिएगा जी। नहीं नहीं, उसका नाम है क्योंकि वो जो रीजन है ना, वहां पे मालवा नाम के जो राजपूत लोग राज्य करते थे, उसके नाम पे। देखिएगा, जूट के बारे में मैंने उस दिन बता ही दिया था आप लोगों को। अब देखिएगा, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, तकनीकी और संस्थागत सुधार। हमारा देश जब आजाद हुआ, और आजादी से पहले जो खेती होती थी पुराने तरीके से होती थी, बहुत ही पुराने तरीके से, वही हल और बैल होते थे, जो जैसे फसल कटी तो उसी में से जो दाने रख लिए गए, अनाज के दाने रख लिए, उसी को बीज की तरह यूज किया जाता था। हाँ बिल्कुल, उसी में बीज रख सकते हैं। उसी गेहूं को जो आप घर में गेहूं खरीद के लाते हैं, उसी को छीट दोगे तो उसी से पौधा निकल जाएगा, कोई दूसरा चीज थोड़ी होता है। लेकिन बाद में लोगों को लगा कि जिस तरीके को हम लोग अपना के खेती कर रहे हैं, उससे प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है। एक किले जमीन पे पुराने तरीके से जहां मान लो कि 10 क्विंटल गेहूं उगता था, वहीं अगर आप सुधार करते हो, मतलब कि अच्छे खाद और हाइब्रिड बीजेस अगर लेकर के आते हो, कीड़े लगने वाली दवाई जो पेस्टिसाइड्स होती है, कीटनाशक दवाएं, उसका प्रॉपर छिड़काव करते हैं खेती के लिए, चाहे बीजों को बोना हो या फसलों की कटाई हो, बुआई हो, खेतों की जुताई हो, ये सारे काम अगर मशीनों से करते हैं, तो उसी 1 बीघे खेत, 1 किले जमीन पे जहां 10 क्विंटल गेहूं होता था, अब 20 क्विंटल गेहूं हो सकता है। तो आगे जाके जो गवर्नमेंट थी, उनको जरूरत फील हुई कि हमें आजादी के पहले वाले सिस्टम में नहीं रहना है। आजादी के बाद पॉपुलेशन भी बढ़ा, फूड की डिमांड या खाद्यान्न की मांग भी बढ़ी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी। 1951 में जब मैंने, क्या मान लो उस समय से अगर आप जोड़ के चलो, आज पॉपुलेशन बहुत कम थी, आज के डेट में 150 करोड़ के करीब हम लोग की आबादी हो गई है, दुनिया में सेकंड हम लोग हैं। इतने बड़े पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है ना। आप खुद सोचिए, यहाँ पर जो लोग हैं सब लोग शाकाहारी है मोस्टली, इंडिया में वेजिटेरियन लोग मोस्टली हैं, 80% मान लो वेजिटेरियन होंगे। और अगर एग्रीकल्चर अगर फेलियर हो जाए, या अच्छी तरह से खेती बाड़ी नहीं हो, खाद्यान्न का उत्पादन ही कम हो, फूड ग्रेन का उत्पादन, प्रोडक्शन ही कम हो, तो भाई कैसे सरकार पूरा करेगा, बाहर से मंगाना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो एग्रीकल्चर पे सरकार ने ध्यान दिया। अब देखिए, नहीं एक्चुअली मैं, ठीक है मैं बताता हूँ एक्चुअली जो उनका कल्चर है। अब जैसे मैं पहले आपको अमेरिका का बताता हूँ। अमेरिका में जो लोग भी रहते हैं, वहां पर खेती बाड़ी उतना डेवलप नहीं हुई थी पहले, ठीक है। यूरोपियन लोग जो वहां पे गए, ब्रिटेन के लोग, अमेरिका को जिस तरह इंडिया को ब्रिटेन ने गुलाम बनाया था, उसी तरह अमेरिका को भी ब्रिटेन ने गुलाम बनाया था। यहाँ पे जितने भी व्हाइट लोग जो दिखते हैं पूरे अमेरिका में, वो टोटल के टोटल ब्रिटिशर है, जो 200 300 500 साल पहले जाकर के बस गए।
उन लोगों ने बड़े बड़े, पहले तो वो जहां से आए थे वहां तो खेती बाड़ी होती थी नहीं, मीट खाना था शिकार करके। तो अब जैसे हम लोग शाकाहारी, तो हम लोग के तो एक डीएनए में है ना, हम लोग का आदत है कि हम लोग शाकाहारी भोजन करेंगे, चाहे मीट अवेलेबल हो और चाहे ना। तो वहां पर चाहे फूड ग्रेन्स अवेलेबल थे, अमेरिका में क्या होता है, फूड ग्रेन्स बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, दुनिया में सेकंड नंबर पे व्हीट के प्रोडक्शन में है अमेरिका, यूएसए। लेकिन वहां पे गेहूं उगाते ही नहीं है, अधिक से अधिक एक्सपोर्ट कर देते हैं वो लोग, समझ रहे हैं ना। तो ब्रेड खाते हैं बेटे, लेकिन वो भी उतना ज्यादा पॉपुलेशन में नहीं है, मोस्टली वो एक्सपोर्ट ही होता है, लेकिन मीट ज्यादा खाते हैं। तो ये अपने फूडिंग कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। इन्वायरमेंट भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस तरह का इंडिया का इन्वायरमेंट है उसी तरह यूएसए में बहुत सारे इलाके हैं जो इंडिया की तरह इन्वायरमेंट हुआ, तो ऐसा तो अब पाकिस्तान में चले जाइए, वहां पे वेजिटेरियन बहुत कम मिलेंगे, तो हम लोग के जैसा तो इन्वायरमेंट है ना, वहां पे कल्चर की बात हो जाती है। तो देखेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी में क्या सुधार किया गया। निश्चित रूप से बीज को बोने के लिए, फसल को काटने के लिए, खेत को जोतने के लिए जिन पुरानी टेक्नोलॉजी या तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था, उसकी जगह पे नई टेक्नोलॉजी को प्रयोग में लाया गया, उसको ज्यादा यूटिलाइज किया गया ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। सरकार के पास चैलेंज था ये आजादी के बाद कि जिस हिसाब से देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड का प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर फूड का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो हम लोग कब तक विदेशों से इसी तरह अनाज मंगाते रहेंगे, समझ रहे हैं ना। तो देखिए क्या हुआ, सस्टेन्ड यूज of land without compatible techno institutional change have hindered the pace of agricultural development। अगर आप जमीन का ऐसा यूज कर रहे हो जिसमें टेक्नोलॉजी का कोई यूज ही नहीं करते, आप सोचते हो कि जैसा प्रकृति कर रही है, प्रकृति से जैसा हो रहा है हम वैसा ही करते जाएं। गांव, आपको पता है अगर आप गोबर की खाद या जो कंपोस्ट खाद यूज करते हो तो तुरंत वो खेतों की उत्पादकता नहीं बढ़ा सकता, जमीन को या सॉइल को बहुत जल्दी से फर्टाइल या उर्वर नहीं बना सकता, वो धीरे धीरे बनाता है। लेकिन वही पेस्टिसाइड या केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो बिल्कुल क्विक एक्शन होता है, समझ में आ रहा आपको। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इंडिया में उन सब चीजों का, रिफॉर्म्स का यूज नहीं किया जाता, टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट नहीं की जाती, नई तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जाता, तो खेती बाड़ी की या एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ था वो स्लो का स्लो रहता, वो फास्ट नहीं हो सकता था। In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry off their agriculture. For a growing population, poses a serious challenges. This poses a serious challenges. Agriculture, which provides livelihood for more than 60% of its population, needs some serious technical and institutional reforms. इरिगेशन की अभी आपको पता है, नहर जो बनती है, ट्यूबवेल है, कुएं भी हैं, तालाबों से भी सिंचाई होती है, तो इससे खेतों की सिंचाई होती है, जब जरूरत होता है तो पानी पहुंचाया जाता है। लेकिन फिर भी अभी इंडिया में अधिकतर ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश के ऊपर ही लोग डिपेंडेंट हैं। इरिगेशन की फैसिलिटी या सिंचाई के साधनों के विकास के बावजूद भी हम लोग बारिश के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। हम लोग अभी भी भारत में बहुत सारे किसान इतने गरीब हैं जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी को या कोई भी तरह के बीज, खाद या जो भी फर्टिलाइजर है उनको यूज नहीं कर सकते। अब मान लो जिनके पास 2 बीघे जमीन है, 4 बीघे जमीन है, ठीक है, अब उन 2-4 बीघों के लिए, और उनका तो पेट ही नहीं पलता, कभी अकाल आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है, उसमें कौन सा इंस्टीट्यूशनल चेंज लेकर के आएंगे और कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाएंगे। तो ये चैलेंज भारत के पास है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताऊं ये लगभग अभी जब आपका ये ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा तो आपको पता चल जाएगा। एक सेकंड में आपको बताता हूँ। 1970 के करीब। अच्छा, आप लोग समझते हो हाइब्रिड बीज क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बनाते हैं? ये गेहूं का बीज मैंने तुमको दे दिया, तुम इसको कैसे हाइब्रिड बनाओगे? बताओ, अरे तो सच बताओ जो बात कर रहे हैं। डीएनए जो प्राप्त होता है ना, डीएनए, जो भी मतलब हाइब्रिड, बिल्कुल सही।
हाइब्रिड बीज जो होती है, अब देखो मैं बताऊं हाइब्रिड बीज की खासियत क्या होती है। अच्छी हाइब्रिड मतलब कि मैं बता रहा हूँ जो बीज है ना उसके डीएनए में चेंज कर दिया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए कि कोई एक बीज है, पहले मैं आपको बता दूं कि हुआ भारत में कैसे। नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे, एग्रो साइंटिस्ट, उन्होंने गेहूं की, वीट की एक हाइब्रिड बीज का आविष्कार किया, ठीक है। पूरी दुनिया में क्रांति हो गई, इतना ज्यादा गेहूं का उत्पादन होने लगा अमेरिका में, लोग सोच के आश्चर्य पड़ जाते हैं ये कैसी बीज है भाई। इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट से मांगा, मैंने टेक्नोलॉजी मांगी, नॉर्मन बोरलॉग ने सपोर्ट किया, और इंडिया के जो अभी सबसे बड़े कृषि वैज्ञानिक, आप सोच में, आपको तो नाम ही नहीं पता होगा, इसरो विसरो सब जानते हैं, एम स्वामीनाथन। ये भारत में जितना एग्रीकल्चर में जो रिसर्च दिख रहा है केवल एक आदमी का नतीजा है, एम स्वामीनाथन, अभी भी जिंदा है। ठीक है, हाँ अभी जिंदा है वो, मैंने इंडिया में है बेटे, और क्या तालिबान ले जाएंगे। तमिलनाडु से, साउथ इंडिया से, तमिलनाडु या कर्नाटक से होंगे। तो उन्होंने रिसर्च किया, बीज बनाए गए, और किसानों को हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब इलाकों में, राजस्थान के इलाकों में जहां ज्यादा एग्रीकल्चर गेहूं की खेती की जाती है वहां प्रोवाइड कराया गया, और उसी का नतीजा था ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था कि नए टेक्नोलॉजी को अपना के, हाइब्रिड बीजेस को यूज करके ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करा के सरकार कराती थी, सब्सिडी रेट पे, सस्ते दामों पे किसानों को ये बीज, खाद, ये सब चीज प्रोवाइड कराती थी। ये तुम्हारी बहन कितना मैसेज करती है, तुम्हारी बहन कौन, और सर इसी का टेस्ट होगा, इतना टेस्ट होगा, कितना टेस्ट होगा, अरे पागल हो जाए मास्टर, में ऑफ करना पड़ता है फोन। देखिएगा, तो जैसे मान लीजिए कोई बीज है, अगर मान लीजिए कि कोई जंगल के किनारे वाला फॉरेस्ट रीजन का कोई गेहूं का फसल है, तो उसकी खासियत पता है क्या होगी कि उसमें कीड़े नहीं लगेंगे जल्दी। जो जंगली फसल होगी, जंगली वैरायटी होती है ना किसी भी फसल की, अगर वो होगी तो आप विश्वास करिए कि उसमें कीड़े कम लगेंगे, क्योंकि वहां पर जो फसल सरवाइव करेगी, वहां जंगल में तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, तो कीड़े लगने का डर होता है। मतलब जंगली कर सकते, देसी कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या किया जाएगा कि उस गेहूं की फसल में से, बीज में से, उस प्रोटीन को खोजा जाएगा जो उसके डीएनए में, जो डीएनए होता है वो बॉक्स डब्बों के जैसा होता है, और उसके अंदर प्रोटीन भरा हुआ होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं, मेरे बाल यहां से ऐसे नहीं हो सकते या कैसे नहीं हो सकते, ये मेरे डीएनए के ऊपर है, ठीक है। मेरे आंखों का कलर क्या होगा, शक्ल कैसी होगी, हाइट क्या होगी, बात करने का तरीका, ये मेरे डीएनए से डिसाइड होता है। मदर फादर से, एक पेरेंट से जो बेबी होता है उसको डीएनए से सारा कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है। आपकी शक्ल आपके पापा से मिलती है, क्योंकि वो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है जिसके चलते वो शक्ल मिलती है। अगर आपके फादर की आंखें भूरी हैं और आपकी भी ब्राउन हो गई तो मतलब वो डीएनए के कारण। तो मैं बता रहा हूं, जो बीज होता है उसके डीएनए बॉक्सेस टाइप के, उस बॉक्सेस में डीएनए किसी का भी, प्लांट का हो या एनिमल का, उसके अंदर प्रोटीन भरा हुआ होता है। अब अगर साइंटिस्ट ने पता लगा लिया कि ये जो प्रोटीन है स्पेसिफिक, ये प्रोटीन ही है जिसके कारण से इसमें कीड़े नहीं लगते, ओके, इस प्रोटीन को वहां से निकाल लिया गया, ठीक है। उसको कहा जाता है बायोलॉजिकल सीजर कहा जाता है इसको, या डीएनए सीजर। अलग टाइप का होता है, मतलब ये नहीं कि वो गए ऐसे कतरन कटवाने, वो अलग तरीके होते हैं उनके अपने, बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना कितना बड़ा बात है, ऊपर से उसके डीएनए में जाना तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा क्या करेंगे, अब जो जैसे मान लीजिए इस लैंड वाले इलाके में ऐसा, ऐसी जगह पे जहां पर कि गेहूं बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, तो अब मान लीजिए नदी किनारे वाली जो जमीन है, यहाँ पर हरियाणा पंजाब वाली जो खेतें हैं, यहाँ पे आपको पता है कि गेहूं यहाँ की मिट्टी में बोएंगे तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा पैदावार देगा।
तो यहाँ पे बीज, यहाँ से बीज लिया गया और देखा गया कि यहाँ पे कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है जिसके चलते ये ज्यादा से ज्यादा गेहूं उत्पादन देता है, लेकिन और दूसरा नहीं देता। तो इससे वो प्रोटीन निकाल लिया, और वहां जो लेबोरेटरी में जो बीज रखेंगे उसमें वो कीड़े ना लगने वाली प्रोटीन डाल देंगे और ये डाल देंगे और उसको प्रोसेस कराएंगे, ग्रो कराएंगे, और जब ग्रो हो जाएगा और उसको रिसर्च में रखेंगे, देखेंगे कि इससे कैसा हो रहा है। तो अब जो उस बीज से पौधा तैयार होगा, ना तो उसमें कीड़े लगेंगे, ना तो ज्यादा हाइट की होगी, कम हाइट की रहेगी, और उसमें सारे तरह की गेहूं की अच्छी अच्छी खासियत एक ही पौधे में रहेगी। इसी को हाइब्रिड बीज कहा जाता है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? हाँ, और उसको ग्रो कराया जाता है। अब एक बार ग्रो हो गया तो उससे जितनी बीज बनेगी उसे और तरह की बीज बनाते चले जाएंगे। देखिए, ये आपके बुक में नहीं होगी, ठीक है ना, ये मैंने आप लोगों को बता दिया ताकि आप लोग की नॉलेज बढ़ती रहे। तो देखिए प्रॉब्लम क्या थी उसके बाद, हमारे इंडिया में 60% जो पॉपुलेशन थी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। भगवान, एक सेकेंड, मेरा है ना थोड़ा मैसेज में वो टाइपिंग नहीं खेलता तो मैसेज मेरा स्लो है, मेरा कॉलिंग बहुत अच्छा है। पता नहीं सर कौन सा नंबर है विधि का, इतने नंबर है। अरे किस पे कॉल करें, उससे बात होगी। देखिएगा, तो हमारे पास ये भी प्रॉब्लम था कि लैंड रिफॉर्म्स का। हेलो जी, विधि से बात करनी थी, घर पे है क्या वो? विधि विधि, अच्छा देखिए, हेलो हेलो, हाँ मैं तुम्हारा सर बोल रहा था विधि। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था ना कि जो लाइट चैप्टर में भेजा है तो वेरी शॉर्ट, शॉर्ट लॉन्ग सबकी तैयारी करके आइएगा, ठीक है ना। मैं सारे बच्चों का सारे चीज का टेस्ट लूंगा, ठीक है। शॉर्ट लॉन्ग सब कुछ कर लेना आप, मैं क्वेश्चन कम दूंगा लेकिन आपको तैयारी पूरी करके आनी है। जान देखिएगा, तो जमींदारी सिस्टम थी आजादी से, जैसे हम लोग आजाद हुए थे, एक आदमी के पास, जैसे मान लीजिए कि एक गांव में 100 किले जमीन है, तो 20 लोगों के पास 80 किले जमीन होती थी, और 80 लोगों के पास 20 किले में से ही थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े होते थे, जैसा कि आज भी है। किसी के पास 200 एकड़ है, मान लो एक गांव में अगर किसी के पास 300 एकड़ या 200 किले जमीन है, तो निश्चित रूप से और जो लोग होंगे उनके पास थोड़ी थोड़ी जमीन होगी। तो सरकार ने इस जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए सोचा, ठीक है। बहुत सारे स्टेट में लागू भी किया गया, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं हो पाया। तीसरी प्रॉब्लम क्या है हमारे इंडिया में, पहले मैं आपको ये तो समझा दूं कि आखिर क्यों जरूरत क्यों हमें टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की, तकनीक में सुधार की, और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म मतलब संस्थागत जो भी इंस्टीट्यूशन हमारे हैं उसमें सुधार की जरूरत है क्यों, तब जरूरत पे आएंगे फिर करेंगे उसका सुधार। दूसरा क्या है कि हमारे पास है ना स्मॉल लैंड होल्डिंग है, मतलब कि अभी आप जैसे सावदा वाले रूट पे कहीं भी जाएंगे तो देखिए ना छोटे छोटे टुकड़े हैं, फिर वो बाउंड्री है, मेड़ है खेतों के बीच में। यहाँ पर तो और बड़े, हमारे लोग के गांव की तरफ तो और भी छोटे छोटे होते हैं। अब मान लीजिए कि हार्वेस्टर अगर यूज करना है, जो कंबाइन यूज करनी है फसलों काटने के लिए, या मेड़ों के तरफ जैसे अगर जाएगा तो अच्छी तरह से मशीन यूज नहीं हो पाती। मेड़ अगर पूरे मेड़ को जोड़ दें, सारे मेड़ पूरे गांव का ले लो, तो कम से कम क्या कहते हैं 20-25 किले तो उसी में निकल गए, जमीन की बर्बादी हो गई, ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने चकबंदी सिस्टम स्टार्ट। मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए आपके पास इस गांव में 8 किले जमीन है, तो आपको कहा गया कि आप एक ही जगह पे 8 किला प्लॉट ले लो, ठीक है। और दूसरा आदमी जिसका यहां पर जमीन है उसको कहा कि दूसरी जगह तुम एक ही जगह 8 किले लो, इस तरह से। तो वो पूरा 8 किले का एक प्लॉट हो गया। अब उसके बीच में तो कोई बाउंड्री नहीं हुई, तो आराम हो गया और सिर्फ दर्दी भी खत्म हुई।
अमेरिका में 200, 300, 500 एकड़ का एक साबुत खेत होता है पूरा, समझ रहे, एक खेत होगा। 200 एकड़ का तो कोई बाउंड्री नहीं बीच में, पूरा एक खेत पूरा, ठीक है। हस्बैंड वाइफ होंगे, 2 आदमी होंगे, बालक तो चले गए, लात मार के 12 साल पे निकाल देते, पता ही है आपको। एक कुत्ता होगा, जानवर होगा, और बीज बोने से फसल काटने से लेकर के कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके दरवाजे पे मशीन खड़ी नहीं। 200 एकड़ जमीन उसके पास है, खुद मशीन चलाएगा, सारा चीज खेती कर लेगा, जुताई बुताई सब कुछ खेत से करना है, बस आपको मशीन ऑपरेट करना है। यहां तक कि हेलीकॉप्टर भी अपने पास रखेगा कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के लिए। ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई भेड़ बीमार हो जाए ना तो डॉक्टर हेलीकॉप्टर से आते हैं, और यहाँ पे कोई आदमी मरने वाला भी हो ना तो उसको हेलीकॉप्टर नहीं मिलने वाला जी। एम्बुलेंस ही ना मिलती तो हेलीकॉप्टर की तो क्या करें, देखिएगा। तो सरकार ने इन सब चीजों के सुधार के लिए 1960 से 1970 के बीच में, 60 से 70 के बीच में, फ्लिस रेसे पेड़ की बाली करते बेटे, ऊन, उलन, उसे ऊन बनाई जाती है। हाँ, दोबारा आ जाते हैं उसके बाद, वो एक सीजन में काटे जाते हैं, सीजन में, जैसे गर्मियों के सीजन में काट लिए जाते हैं, सर्दियों में छोड़ दिए जाते हैं, ऐसा होता है। सर्दियों में काट लेंगे बेटे तो सर्दी लग जाएगी ना उसको। अभी लद्दाख में पश्मीना भेड़ पाई जाती है, कश्मीर में, लद्दाख। पश्मीना बकरी होती है, एक तरह की बकरी। क्या है नाटक, आराम से बैठो ना। तो पश्मीना भेड़ जो बकरी होती है उसका इतना कीमती रोया होता है ना, जो बाल होता है, आप सोच नहीं सकते। और उसे एक कश्मीरी सॉल बनाए जाते हैं, एक सॉल 10-10, 20-20 हजार की होती है सॉल, और उसका वजन क्या होगा, कुछ वजन नहीं होगा, मतलब कि 100-150 ग्राम वजन नहीं होगा, और आप ओढ़ लो, ओढ़ के एकदम कितनी भी 2 डिग्री टेम्परेचर में सो रहो, कुछ ज्यादा नहीं लगेगा। खासियत है भाई, क्वालिटी है, देखिएगा। तो 1960 से 70 में ग्रीन रेवोल्यूशन नाम की एक चीज लेकर के आई गवर्नमेंट, जिसमें किसानों को सब्सिडी रेट पे, सस्ते कीमतों पे हर चीज प्रोवाइड कराया गया, खेती बाड़ी की चीजें। उसके बाद 1970 के करीब व्हाइट रेवोल्यूशन होगा, श्वेत क्रांति। ये मिल्क प्रोडक्शन में ज्यादा बढ़ोतरी हुई। वर्जिस कुरियन एक पशु वैज्ञानिक थे, समझ रहे ना, जियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि अभी अमूल देखते हैं, अमूल ये उन्हीं का बनाया हुआ कंपनी अमूल। तो उन्होंने गुजरात के आनंद में एक डेयरी खोली अमूल के नाम से, अमूल जिला भी है वो, गुजरात का जो आनंद जिला, सर अमूल का आनंद जिला, तो वहां पे अमूल नाम का एक उन्होंने ये बनाया डेयरी, और उन्हीं की देने की आज पूरे हिंदुस्तान में हर जगह जगह डेयरी कर दिया गया। और आपको पता है आज की डेट में, आपको गौरव होगा कि इंडिया दुनिया में सबसे अधिक आज की डेट में 2021 में भी मिल्क का प्रोडक्शन करता है। सबसे अधिक मिल्क हम लोग इंडिया वाले ही प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि जानवरों, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इंडिया में सबसे अधिक। छोटे थे हम लोग, 6 या 5 में रहे होंगे, फिर याद आ रहा है मेरे को, तो कनाडा का नाम हम लोग सुनते थे कि कनाडा दुनिया में सबसे अधिक, मतलब दूध की नदियां बहती है, मतलब ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है, लेकिन अब तो इंडिया हो चुका वर्ल्ड में, आई थिंक सो, एग्जैक्ट लग रहा है कि या तो इंडिया फर्स्ट है या सेकंड है, सबसे अधिक एनिमल्स भी इंडिया में है, नंबर ऑफ एनिमल्स। हम लोग शाकाहारी हैं तो मारते हैं नहीं हम लोग जानवरों को, मतलब देश हमारा ऐसा कि जो जिस काम का नहीं है उसके ऊपर लाखों करोड़ों खर्च करके गौशाला में पालते हैं। सोचने वाली बात है ना, इतना बड़ा दिल किसका होगा, उन तालिबानियों का। Some of the strategies initiated to improve the lot of Indian agriculture, but this too late to the concentration of development in few selected areas. Therefore, in the 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated, which concluded both institutional and technological reforms. एक चीज याद रखिएगा, एनसीईआरटी के चैप्टर लाइन वाइज जो आप घर पे ना पढ़ो, इसके नोट्स ना बनाओ, तो आपके बोर्ड में नंबर नहीं आने वाले।
मैं आपको एक दो दिन में बताऊंगा, जैसे अभी 12th क्लास को देखा होगा आप लोगों ने, जो प्लान बना रहे थे, बता रहे थे कि किस हिसाब से घर पे पढ़ना है। ठीक है, आके पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, घर पे पढ़िए आप। बेटे मैंने कब रोका है तो आइए लिखिए, नोट्स करिए, प्रिपेयर करिए, अपने सिलेबस को प्रिपेयर करिए। जी मैं 1 बजे आता हूँ, 1 से 8 आ जाइए बेटा। देखिएगा, लेकिन यहाँ पर लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊं कि जो डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर का ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा, हरित क्रांति के द्वारा, वो कुछ सिलेक्टिव एरिया में हुआ, चुनिंदा जगहों पे हुआ। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश, थोड़ा सा राजस्थान, थोड़ा बहुत गुजरात, मतलब ये उत्तर भारत के जो राज्य थे यहीं पर इनका फायदा हुआ। मोस्टली उन जगहों पे फायदा हुआ जहां पर की व्हीट प्रोड्यूसर स्टेट्स है, जहां गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है, और इंडिया के अदर स्टेट में इसका कोई खास फायदा हुआ नहीं। ठीक है, तो सरकार ने और भी इसके लिए प्रोग्राम बनाए, खेती बाड़ी के सुधार के लिए और भी कदम उठाए, और वो क्या थे वो देखिएगा। अब देखो, सरकार ने क्रॉप इंश्योरेंस का प्रोग्राम लाया, मोदी जी ने तो बहुत ज्यादा कर रखा है। अगर बाढ़ में, फसल में, आग में भी जल के अगर आपकी फसल खत्म हो जाती है ना, पूरा का पूरा पैसा मिलता है आपको, उसका सरकार देती है, पूरा इंश्योरेंस का पैसा देती है। खेतों में आग भी लग जाती है ना, फसल जब तैयार होता है, बहुत बार केस होता है ऐसा, तो उसके लिए भी है। ठीक है ना, बिल्कुल पूरा का पूरा सरकार बीमा कराती है, पैसा देती है बहुत ज्यादा। अभी आपको पता है ना, बाढ़ में जितना भी इलाका डूब गया बिहार का, यूपी का, सारे किसानों को पैसा मिलेगा, समझ रहे। लेकिन देखो एक बात और भी है, किसानों को भी अपने हक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब आपको हक दिया गया, आप लड़ोगे भी तो, अगर नहीं सरकार दे रही तो आप जाके लोकल जो भी गवर्नमेंट है वहां पे, जैसे मान लीजिए कि डीएम है, तहसीलदार, तो लड़िए जाकर के, आपका हक है, कैसे नहीं मिलेगा आपको, तभी तो जनता को भी पता चलेगा। वही कहते हैं ना, मिलना ही नहीं है, पहले ही आप हथियार डाल देते हैं। देखिएगा, साइक्लोन हो गया, फ्लड हो गया, बाढ़ है, सूखा है, जैसे ड्रॉट है, ये सब चीजें आती रहती हैं। इसके अगेंस्ट में सरकार इंश्योरेंस देती है, ताकि किसान भूखे ना मरे, फसल अगर खराब भी हो गई है तो किसी ना किसी तरह घर चल सके उनका। इसके बाद सरकार ने देखो एक काम किया, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। मेरे फादर तहसीलदार थे, ठीक है ना, 2005 में रिटायर किए, तो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। ये किसान क्रेडिट कार्ड किस तरह बनता है कि आपके पास एक लिमिटेड जमीन होनी चाहिए, 10 बीघे, 5 बीघे, 2 एकड़, कम से कम 2 एकड़ से। तो आपको जो जमीन जितना है आपके पास, तो किसान क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि उस जमीन के आधार पे आप अपने तहसील से या ब्लॉक से, आपको वो जो तहसीलदार होगा वो अटेस्ट करके देगा, अप्रूवल देगा कि हाँ मैं जानता हूं कि इनके पास इतनी जमीन है। ठीक है, क्योंकि तहसीलदार ही तो सारा रिकॉर्ड रखता है ना जमीन का, किसके पास कितना जमीन है क्या है। उसने अप्रूवल दे दिया, उसके बाद आप बैंक में जैसे जाएंगे तो आपको उस लैंड के बेसिस पे आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, आपको इससे ये फायदा होगा कि आपको गांव के महाजन से, सूदखोर से, सरपंच से ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। ठीक है, बैंक बिल्कुल लो इंटरेस्ट पे लेती है, शायद इंटरेस्ट लेती भी है कि नहीं लेती, समझ रहे हैं ना। ये केसीसी वो था। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम are some other scheme introduced by the government of India for the benefit of the farmers. Moreover, special weather bulletin and agriculture programs for farmers were introduced on the radio and television. The government also announces minimum support price, remunerative and procurement prices for important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen. देखिए यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य लिखा होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखिए होता क्या है, मान लीजिए अभी आपने न्यूज में देखा होगा कोरोना के काल में कि 2 रुपए किलो खीरा, 1 रुपए किलो टमाटर झारखंड में है ना, तो किसान लोग को वो भी नहीं मिल रहा था, तो लोग सड़क पे फेंक के चले गए कि खेत में ही छोड़ देते हैं। यार मान लो कि हमने टमाटर की फसल के लिए या आलू की फसल के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए,
और जिस हिसाब से मार्केट में ज्यादा प्रोडक्शन जब हो जाता है तो उसमें है ना उसको 40,000 भी नहीं मिल रहा है, 20,000 भी नहीं मिल रहा है, 50,000 भी नहीं मिल रहा है, तो अपना पैसा लगा के क्यों उसको मार्केट में लेके आएगा? खेत में सड़ने दे देता है, घाटे में रह जाता है बेचारा किसान, भूखे मर जाता है। तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है मैं आपको बता रहा हूं। ये किसान आंदोलन देख रहे हैं ना, ये सारा टंटा इसी चीज को लेकर। पता नहीं क्या गलत फहमी है कि सरकार एमएसपी हटा देगी, गिरा देगी, क्या कर देगी, ऐसा है नहीं कुछ। बता रहे हैं, मान लीजिए कि निश्चित रूप से आपको पता होगा किसी साल गेहूं की फसल अच्छी होती है, किसी साल खराब हो जाती है। अगर गेहूं की फसल खराब होगी तो निश्चित रूप से आपको पता है कि मार्केट में उसका रेट बढ़ जाएगा। खराब फसल होगी मतलब कि कम प्रोडक्शन। अगर गेहूं का कम प्रोडक्शन, इसका मतलब कि मार्केट में कम है तो लोग ज्यादा महंगा हो ही जाएगा। अभी मटर मार्केट में कम है, 100 रुपए किलो, 120 से 140 रुपए किलो, ठीक है। लेकिन वही अगर आप अभी आलू जब आता है मार्केट में 5 रुपए 7 रुपए किलो हो जाता है, अभी 25-30 रुपए खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में प्रोडक्शन कम है आलू का। तो वही बात है, किसी साल अगर गेहूं का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो मान लो किसान ने 1 क्विंटल गेहूं को उगाने में, एक आइडिया में बताता हूं, मान लीजिए उसको 1500 रुपए का खर्च पड़ गया। जुताई है, बुआई है, उसमें खाद डालेगा, बीज डालेगा, ट्रैक्टर का देना है, लेबर का देना है, मार्केट तक पहुंचाने के लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, 6 तरह के उसके पास खर्चे। 1500 रुपए उसने खर्च कर दिए, और जब फसल तैयार होकर निकली तो पता चला इस साल इतनी फसल पैदा हुई है कि 1300-1400 रुपए में भी मुश्किल से मिल रहे हैं। तो भाई लागत 1500 और 1300-1400 रुपए मिल रही, तो किसान क्या करेगा? धीरे धीरे करते करते खेती बाड़ी ही छोड़ देगा और किसान भूखे मरेगा। भाई प्रॉब्लम तो होगी ना। तो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड किए कि आप 1700 रुपए में एमएसपी डिसाइड कर देता हूं, ठीक है, ओके। सरकार हमेशा आइडिया लगाती है कि किसान ने जो अपने पैसे खर्च किए हैं 1 क्विंटल गेहूं को उगाने में, निश्चित रूप से 1700 रुपए से कम ही हो, ठीक है। सरकार कहती है कि चाहे मार्केट में कोई भी रेट हो, चाहे 500 रुपए, चाहे 200 रुपए, चाहे 700 रुपए, चाहे 1000 रुपए, कोई भी रेट हो, अगर आपको लगता है कि मार्केट में आपने जितना खर्च करके उगाया था उससे कम दाम मिल रहा है और आपको आपका कीमत भी नहीं निकल पा रहा है, खर्च भी नहीं निकल पा रहा है, आप मेरे गोडाउन्स में या जो भी गवर्नमेंट के जो बिक्री केंद्र होते हैं वहां लाके बेचिए, हम आपको पर क्विंटल 1700 रुपए का रेट देंगे। किसान आराम से उगाते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आलू टमाटर का अब सरकार इन सब चीजों को स्टोर नहीं कर सकती, ठीक है। प्याज का एमएसपी डिसाइड कर रखा है, हर चीज का सरकार कैसे कर पाएगी? लेकिन बहुत सारे फसलें लगभग, मैं आपको, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपने एफसीआई के गोडाउन देखे होंगे यहाँ पर घेवरा में, और इसका सबसे बड़ा ब्रांच आपको दिखेगा धौलाकुआं, पूरे इंडिया का हेडक्वार्टर। एफसीआई गोडाउन में क्या होता है, सरकार बफर स्टॉक बनाती है, बफर स्टॉक। ये जो गेहूं खरीदती है, आपको पता है ना कि राशन की दुकानों पे सरकार कम दाम पे बेचती है, तो सरकार गेहूं वहां देती है। तो ये जो किसानों से एमएसपी देके खरीदती है, यही गेहूं सरकार के गोडाउन में स्टोर किए जाते हैं और राशन की दुकानों पे भेजे जाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट में किसी साल बहुत कम पैदावार हुआ और बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई, तो सरकार अपने गोडाउन से मार्केट में सप्लाई बढ़ा देती है, गेहूं की, चावल की, इन सब चीजें, प्याज की। जिससे क्या होगा, रेट फिर डाउन हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे कि सरकार, जनता खरीद सके, ये सब काम करती है, ठीक है। इनको भी सरकार यहीं से खरीद के देती है, जो हाँ ये रस वहीं से आता है, बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल वहीं से। देखिए अरे यार अब 10 मिनट में क्यों लोग हो रहे हो? नहीं बेटे छुट्टी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो अभी पूरा अपना 100% देंगे और उम्मीद करेंगे आप लोग अपना 1000% हो। देखिए हाँ, तो मैंने कहा कि आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल भी है ना टाइम हमारे पास, कल करेंगे अच्छी तरह से। आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन समझ में नहीं आया तो मेरे बाद आपका कोई सहारा नहीं, ये मैं मान के चलता हूँ। और एसएसटी में मेरे स्टूडेंट का कम नंबर आ गया, मतलब मेरे लिए तो इससे बड़े बेइज्जती की कोई बात ही नहीं।
देखिए, अब भूदान या ग्राम दान 100 में 100% इससे क्वेश्चन आएगा आपके पेपर, ठीक है। भूदान या ग्राम दान बता रहे हैं बेटे। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज हिज स्पिरिचुअल एड। किसान आंदोलन में नहीं, ऐसा कहा गया, जो कानून बना था कि एमएसपी जो होगी अब मार्केट के हिसाब से डिसाइड होगी, ठीक है। हाँ, मतलब कि मार्केट के हिसाब से डिसाइड होगी, लेकिन इसमें यह भी था कि सरकार ने ये नहीं कहा था कि हम लोग एमएसपी बिल्कुल बंद कर रहे हैं। सरकार ने अभी गेहूं पे एमएसपी बढ़ाई है, समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं था। तो किसानों का ये मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ करके, देखो भाई कोई भी कानून बनाया जाएगा तो इफ और बट तो होगा ही, कुछ का फायदा होगा तो कुछ का नुकसान तो होना ही होना है, समझ रहे हैं ना। तो वैसा कोई दिक्कत, मतलब इसमें यह था ना कि प्राइवेटाइजेशन टाइप का है, मतलब कि बानिया लोग जो है ना उनके हाथ में ज्यादा ताकत चलती है, ऐसा तो था ही इसमें। चलिए, भूदान ग्राम दान पे हम लोग फोकस करेंगे। महात्मा गांधी ने अपना जो उत्तराधिकारी है, जो अपना वारिस था, वो विनोबा भावे को घोषित किया कि मेरे बाद ये सत्याग्रह को ये लेके आगे बढ़े, ठीक है। तो ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह एज वन ऑफ द foremost satyagrahis. He was one of the various of Gandhi's concern of Gram Swaraj. After Gandhiji martyrdom, Vinoba Bhave undertook Padayatra to spread Gandhiji's messages covered almost the entire country. Once when he was delivering a lecture of पोचनपल्ली, क्या लिखा हुआ हिंदी में, मिल जाएगा, पोचनपल्ली करके नाम है ना, जहां विनोबा भावे जा रहे थे लेक्चर देने के लिए। बुक दो मुझे, क्या है, पोचनपल्ली जो भी है, इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश, विनोबा भावे महात्मा गांधी के एक तरह से शिष्य थे, और जिस तरह से महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी, मतलब गांव, एक गांव हो, उस गांव के लोग हर चीज का खुद से, कपड़े खुद से बनाए, अनाज का खुद उत्पादन करें, उनका अपना स्कूल हो, अपना बाजार हो, अपना मार्केट हो, सब कुछ वो खुद ही कर, ग्राम स्वराज की बात। तो इस ग्राम स्वराज के प्रचार के लिए जो सपना देखा था महात्मा गांधी, समझ में आ रहा है, महात्मा गांधी ने जो स्वप्न देखा था, तुम लोग क्यों ऐसा चूहे की तरह चुलबुल चुलबुल कर रहे हो, ध्यान दे बेटे, पागल तो नहीं है। तो एक बार आंध्र प्रदेश के पोचनपल्ली गांव में वो लेक्चर दे रहे थे इसी बात को लेकर। तो देखिए क्या हुआ। Some poor landless villagers demanded some land for their economic well-being. Vinoba Bhave could not promise it to them immediately, but ensured them to talk to the government of India regarding provision of land for them if they undertook comprehensive farming. Okay? वहां पे जो भूमिहीन लोग होते हैं, जिनके पास जमीन नहीं थी, कुछ लोग आए और विनोबा भावे जी से कहा कि साहब कुछ हम लोग को जमीन दिलाइए, हम लोग बिल्कुल जमीन नहीं है, कुछ खेती किस तरह पेट चल जाए, हम लोग का बहुत दिक्कत है। तो बोले भाई देखो, हम वादा तो नहीं कर सकते, लेकिन सरकार से बात करेंगे, कोई प्रोविजन बनेगा तो आप लोग को जरूर लैंड जरूर दिया जाएगा, कुछ ना कुछ उपाय हुआ होगा ऐसा। सो सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी, उसी गांव के बहुत बड़े जमींदार थे श्री रामचंद्र रेड्डी, उन्होंने क्या किया, stood up and offered 80 acre of land to be distributed among 80 landless villages. 80 भूमिहीन जो ग्रामीण थे गांव के लोग, एक श्री रामचंद्र थे रेड्डी, वो बहुत बड़े जमींदार थे, उन्होंने उसी समय अपने 80 एकड़ जमीन दान कर दी। भाई मैं अपना 80 एकड़ जमीन 80 एकड़ दान करता हूं, और ये जो 80 जो मजदूर होंगे, मैंने जो भूमिहीन है लैंडलेस, उनको एक एक एकड़ करके बांट। तभी से ग्राम दान और भूदान स्टार्ट होता है। अब देखिए क्या हुआ, समझ में आया या 10 मिनट। श्री रामचंद्र रेड्डी ने किया था, जो कि आंध्रा के पोचनपल्ली गांव के बहुत बड़े जमींदार थे, ठीक है। दिस एक्ट वाज नोन एज भूदान। भू मतलब जमीन, दान मतलब दान कर देना, और ये जो काम किया उन्होंने, इसको भूदान की तरह देखा गया, ठीक है।
Later, he traveled and introduced his ideas widely all over India. Some zamindars, owners of many villages, offered to distribute some villages among the landless. कुछ तो छोटे जमींदार थे जिनकी गांव में जमीन थी और कुछ ऐसे बड़े जमींदार थे। अब तो आवाज ही नहीं निकलती। ज्योग्राफी से पीएचडी थे मेरे टीचर डॉक्टर राकेश कुमार झा, ज्योग्राफी से पीएचडी थे। अपनी जेब में ना वो ऑरेंज वाली टॉफी नहीं होती है, वो जो रैपर्स में आती थी 25 से, वो भर के रखेंगे मेरे को जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। और पढ़ाने का मतलब ये था ना भैया कि वो पढ़ाते नहीं थे, लेक्चर दे टिक लगा देंगे कि ये पढ़ लो, देख लो, कुछ होगा तो देख लेना, और खुद खाते रहेंगे टॉफी और हमको भी टॉफी बांटते रहेंगे। कहते दिमाग चलता है चौधरी, ये खाना चाहिए, कुछ भी नशा पानी नहीं कर देते। समय के हिसाब से कुछ बदलना भी तो चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, भूदान किया था रामचंद्र रेड्डी ने, और जो बड़े जमींदार थे उन्होंने अपने जितने गांव उनके जमींदारी में थे, गांव के गांव ही दान कर, और वो जो लैंडलेस जो आदमी थे उनमें बांट दिया गया। तो इस तरह से एक आंदोलन चला, इसी को भूदान और ग्रामदान आंदोलन कहा गया। बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज को, भूल मत जाइएगा। एक चीज और, ये पेपर में रखा है इसको, दिस भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज आल्सो नोन एज द ब्लडलेस रेवोल्यूशन। रक्तहीन क्रांति कहा जाता है इसको, क्योंकि बिना किसी खून खराबे के, किसी के नुकसान पहुंचाए ये पूरा का पूरा आंदोलन। एक अपील तो ही करनी थी, और जिनको मन था अपना दान कर देते। तो ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी इसको कहा जाए, रक्तहीन क्रांति। ठीक है, याद रखिएगा इसको, मैं यहाँ वीडियो में अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसी का एक और नाम, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, भूदान या ग्रामदान जो मूवमेंट था उसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन के नाम से। गांव ही पूरा दान कर देते थे, कोई बड़े जमींदार होते थे, ताकि जो लैंडलेस हैं उनको मिल जाए जमीन खेती बाड़ी। जी बेटा, उनसे और भी एक्स्ट्रा होती थी। कुछ लोग तो ऐसे थे ना कि पूरा का पूरा जमींदार ही नीला दे दिए दान में, और खुद ही मतलब कि एकदम बैरागी की तरफ बन गए। उसमें लोगों की सोच वैसी थी। आज की डेट में मैं आपसे क्या कहता, आपका पेन मांग दूंगा तो आप गला काट दोगे, है ना। आज की डेट में कोई आदमी बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करता, वो जमाना ही ऐसा था। उस समय लोगों को रोटी कपड़ा मकान 3 चीज की जरूरत होती थी। आज की डेट में मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे लग रहा है ना कि मैं खुद ही 1000-1200 का तो हर चीज का रिचार्ज करना पड़ता है, इसका उसका फोन का, चक्कर आ जाते हैं रिचार्ज के नाम। समझ रहे ना, आपने तो वाईफाई लगवा लिया, मुबारक। सीआईडी बहुत जगह है हमारे, सूचनाएं पहुंच जाती है। देखिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। जो हमारी एग्रीकल्चर है देश की अर्थव्यवस्था में, अरे आपकी दीदी ने बताया, और कौन सा, मैंने क्या दरवाजा तोड़ के थोड़ी पता चले। बेरोजगारी, सॉरी रोजगार, और पूरा का पूरा प्रोडक्शन में किस तरह से इनका योगदान है एग्रीकल्चर। बेशक अभी भी लगभग 50% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती हो, लेकिन हम लोग जब अपना बजट बनाते हैं तो बहुत कम खेती बाड़ी पे खर्च होता है। देश का द 3 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ाया था ना, उसका वीडियो भी है ना बेटे। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में किस पे, इको का है ना, आप लोग है ना वो वीडियो देखिएगा इकोनॉमिक्स क्लास 10th में जाकर। किससे बात करते हो यार, ये रहा, देखो इधर आओ, मैंने अरेंज कर दिया ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको चैनल का नाम पता नहीं है तो बस अब इसमें है ना, इकोनॉमिक्स क्लास 10th पे जाइए, नीचे ही होगा, सबसे नीचे होगा, देखिए। कोई बात नहीं बेटे, भेज देंगे, क्या दिक्कत है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी,
ये पूरा चैप्टर करा रखा है मैंने। नहीं, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो पेपर में आया इसमें। लीजिए मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ इसको, ठीक है। किसमें? राइटिंग तेरी बहुत गंदी है, तेरा करवाना है, चिंता मत कर। किसको? सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी मैं सब कराऊंगा बेटे एक बार। जैसे आप अगर वो वीडियो देख रहे हैं आपका फायदा रहेगा, प्लस में ही रहो। मैंने देखी नहीं आपकी राइटिंग वैसे कभी। ग्रुप पे भेज रखा है ये सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जरूर देखिएगा, ठीक है। आज ध्यान देते हैं, कल इस चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। इसका मेरे नाम याद ही नहीं रहा, नहीं तो मैं जरूर लिखता इसको।